सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के अंदर। कब है वैसे इंटरव्यू? डेट आई नहीं है तो फेब में। फेब के अंदर है इंटरव्यू। कितने बच्चे इसमें इंटरव्यू में से सिलेक्ट होते हैं, मतलब मेन से इंटरव्यू तक? 400। और सीट्स इस बार कितनी आई थी? 140। इसमें फिर ये भी तो होता है ना कि टीएसपी अलग है, नॉन टीएसपी अलग है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने मेंस जैसा एग्जाम क्लियर करा। मतलब जो उसका एंट्रेंस था, क्योंकि वो बहुत टफ होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि उसको क्लियर करने का मतलब है कि आपके पास नॉलेज तो पूरी है, क्योंकि तभी वो क्लियर हुआ है। जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश बहुत टफ आती है जेलों के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा ही आता है, और थोड़ा सा टफ भी आता है। टफ तो नहीं आता, क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन सबको ही उसका आंसर पता होता है। तो जो बोलते हैं ना अपन, ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो मार्क्स होते हैं जहां से अपने ज्यादा आते हैं, वो वही निकाल सकता है जिसकी ढंग से पढ़ी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप जेएलओ का इंटरव्यू फेस करोगे, सुबह सुबह पूजा पाठ करके जाना। तो जब आप जेएलओ का इंटरव्यू फेस करोगे, तो उसमें सबसे पहले तो जो आपको बोर्ड मिलेगा, वो मिलेगा या तो 4 का या 5 का। ठीक है, या तो 4 लोग बैठे होंगे या 5 लोग बैठे होंगे। अब उन 4 या 5 लोगों में ऐसा मानना कि 2 या 3 मेंबर तो आरपीएससी के होते हैं। ठीक है, वहीं के मेंबर आपको बैठे हुए मिलेंगे। एक होंगे आपके जज साहब, और जो जज होंगे या तो वो एडीजे होंगे, या वो डीजे होंगे, या वो रिटायर्ड होंगे। ठीक है। एक आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलते हैं उसको, टीचर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जेलों का इंटरव्यू होता है वो बहुत ही बेसिक होता है। ठीक है। अगर आप दिमाग में सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपसे अमेंडमेंट भी पूछेंगे या फिर ये पूछेंगे वो पूछेंगे, तो ऐसा कुछ खास वो पूछने वाले हैं नहीं। क्योंकि ये पूछने के लिए थोड़ी सी नॉलेज उनको भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल टीचर है। तो वो आपसे जो भी पूछेंगे ना, तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें ही पूछेंगे जिसका आपको सटीक जवाब देना है। अब जेलों के इंटरव्यू में ध्यान रखने वाली चीजें कौन सी है? देखो, आपका जो इंटरव्यू चलेगा ना, वो एक लाइन में चलेगा। सबसे पहले तो वो पूछेंगे आपके बारे में, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। राइटिंग मेरी खराब है, लेकिन अब क्वालिफिकेशन के अंदर पास्ट में क्या पढ़ाई करी है, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। ठीक है। इसमें टेक्निकलिटी एक जो वो 100% पूछेंगे कि क्या आप आरजेएस की तैयारी भी कर रहे हो क्या। ठीक है। जो ऑलमोस्ट बच्चे करते ही हैं। ठीक है। बहुत ही रेयर होता है जो सिर्फ जेलों को ही टारगेट करता है, जो आरजेएस की तरफ नहीं जाता। आई एम श्योर आप भी आरजेएस की तैयारी कर ही रहे होंगे। तो उनका एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा कि अगर आपको कल को जेलों की नौकरी लग गई, और नौकरी करते हुए अगर आपकी आरजेएस में भी नौकरी लग गई, तो फिर आप किसे इम्पोर्टेंस देंगे? भाई कल को अगर आप आरजेएस बन गए, तो आप तो ऑब्वियसली बात है हमारी जेलों की नौकरी तो छोड़ ही दोगे। फिर आप जेलों क्यों बनोगे? तो उस टाइम पे आपका जो जवाब उनको होना चाहिए, वो जवाब हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में होना चाहिए। नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी चीज, अपना कंफर्म डिसीजन बिल्कुल नहीं बताना है कि मेरे को तो जेलू की करनी है, मेरे को तो आरजेएस की करनी है। ऐसा कुछ नहीं बताना है, नहीं तो उनके दिमाग में एक चीज फिट हो जाती है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे होगा? पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसे होगा कि सर वैसे तो मेरा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि मैं अभी जेलों की जो नौकरी करूंगी उस पे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, टेक्निकलिटीज़ है।
बहुत सीखने को है। लेकिन सर भविष्य का कुछ पता नहीं है। बाकी ऐसा कुछ मेरा कोई विचार नहीं है। बाकी सर मैं अभी जहाँ पर हूँ वहीं पर ही स्टिक रहना चाहूँगा। उनको ऐसा लगना चाहिए कि जॉब सिक्योरिटी उनकी भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो जेलो बनने के बाद जब आरजेएस बन जाते हैं तो तुरंत नौकरी छोड़ देते हैं। ठीक है। अब जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें पास्ट और प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट तो हो गया आपका। कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि टेंथ में इतने कम नंबर क्यों हैं, ट्वेल्थ में यार इतने कम नंबर क्यों हैं, या नंबर अगर ज़्यादा है तो थोड़े बहुत क्वेश्चन उसी में ही पूछ लेते हैं कि क्या आपके सब्जेक्ट थे, क्या नहीं थे, क्या नहीं थे। तो उसके लिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर रहना, और टेंथ और ट्वेल्थ के सब्जेक्ट जरूर देख जाना। सब्जेक्ट मतलब अंदर का नहीं, सब्जेक्ट के नाम, ताकि वहां जाके एम्बेरसमेंट ना हो। ठीक है। और ग्रेजुएशन के अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से ग्रेजुएशन करी है आपने, एलएलबी जो आपने करी है वो कौन से कॉलेज से करी है, उस टाइम पे आपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या एक्सपोजर मिला आपको, कहाँ आपने इंटर्नशिप करी, कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि देखो इंटरव्यू चलेगा तकरीबन आपका 20 से 25 मिनट। और 20 से 25 मिनट के अंदर आप मान के चलना कि आपसे कम नहीं करते हुए भी मिनिमम 15 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। और 15 सवाल के अंदर आप मान के चलना कि 6-7 सवाल तो आपके पर्सनल आएंगे। ठीक है। बाकी ही सब लॉ से आएंगे। क्योंकि जेलों के अंदर और आरजेएस के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरजेएस के अंदर तो वो बंदे की नॉलेज देखते हैं कि लॉ की नॉलेज कितनी ज्यादा ब्रॉड है, कितनी एस्पेक्ट के अंदर है, प्रैक्टिकल थिंकिंग कितनी है। जेलों के अंदर कैंडिडेट देखते हैं। ठीक है, कि कैंडिडेट सक्षम है भी नहीं काम करने के लिए, कल को हमारे डिपार्टमेंट संभाल लेगा नहीं संभाल लेगा, कल को क्या उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्या दिमाग है, क्या नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू के अंदर, एक तो बिल्कुल काम रहना है आपको। ठीक है। जितना आप सब आपसे पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, ना तो एक्स्ट्रा बोलना है ना कम बोलना है। कई कई बार ऐसा होता है ना कि हमसे पूछ लिया आर्टिकल 14, अब हमारा बहुत तरीके से पढ़ा हुआ है आर्टिकल 14, मतलब हम 10-20 पेज तो आराम से पढ़ दे उसके अंदर, सारे केस लॉ भी याद है। अब उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज पूछी है कि आर्टिकल 14 किस पे अप्लाई होता है, सिटीजन्स पे होता है, नॉन सिटीजन्स पे होता है। अब उसका सीधा सा आंसर क्या है, सब पे अप्लाई होता है आर्टिकल 14। अब आप बोल दो कि सर इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें रैशनल डिफरेंस क्या होता है, इसमें सर 4 केस ऐसे आए थे कि हमने वहां से लिया है क्या बोलते हैं यूएस से, और ऐसा 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 ऐसा। बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। जितना आपसे पूछा जाए उतना कम शब्दों में जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पास्ट का, कि 10 ट्वेल्थ ग्रेजुएशन में आपने क्या मार्क्स स्कोर करे हैं, कितने स्कोर करे हैं, किस हिसाब से करे हैं, कहाँ पे आप थे कहाँ पे आप नहीं थे। और एक हो गया प्रेजेंट का, कि जेलों की तैयारी के अलावा आप और क्या चीजें कर रहे हो, या फिर और क्या चीजें आपने करी है। और इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमेशा पूछते ही पूछते हैं वो होता है टाइम गैप का। मतलब होता है कि आपकी ग्रेजुएशन, ये और ये मेजोरिटी सब स्टूडेंट्स के साथ होता है। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई आपकी 2019 के अंदर, जेलो का इंटरव्यू है 2023 या 24 के अंदर, तो आपने पिछले 3 सालों में क्या किया। ठीक है। कुछ काम किया है या फिर कुछ पढ़ाई करी है, क्या करा है क्या नहीं करा है। ठीक है। अब आ जाओ। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, जब वो कोई भी सवाल करे पहली चीज तो उनको इंटरप्ट नहीं करना। ठीक है, जैसे आप जवाब दे रहे हो, उन्होंने कोई सवाल पूछा आप जवाब दे रहे हो, उन्होंने कट शॉर्ट करके दूसरा सवाल पूछना चालू कर दिया, आपको वहीं स्टॉप ले लेना। ठीक है। उनको बोलने देना है जितना वो बोल सकते हैं, आपको तभी बोलना है जब वो बोलना रुक जाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब भी वो आपसे कोई भी सवाल पूछे आराम से 10 सेकंड का पॉज लो, आराम से दिमाग को शांत रखो, एक सांस लो, उसके बाद जवाब दो। हड़बड़ाहट के अंदर हमेशा याद रखना आपका जवाब चाहे कितना ही सही हो, सामने वाले को झूठा ही लगता है।
ठीक है, आप जितना कॉन्फिडेंट तरीके से वहां पे जवाब दोगे, आप जितना एकदम काम होके आराम से शांति से जवाब दोगे, आई कांटेक्ट के साथ, जो नॉर्मल नॉर्मल बनते रहना चाहिए, और चेहरे पे हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ इसको जवाब आता है और ये पॉजिटिव बंदा है। तो अगर आप गलती से कोई चीज ऊपर नीचे भी बोल जाओगे ना, मानो कोई चीज आपके मुंह से गलती से निकल गई या गलत निकल गई, और उनको भी उस चीज के बारे में उस टाइम पर ध्यान नहीं था, तो भी आप पकड़ में नहीं हो। और जेलों के इंटरव्यू के लिए आपको वो वहां पे टेस्ट करेंगे ना, वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करेंगे बेसिकली, कि आप किस नेचर के इंसान हो, आपका वहां पे क्या कैलिबर है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, प्लस आपकी नॉलेज कितनी है। तो नॉलेज तो तकरीबन अगर आप देखोगे ना, हर कैंडिडेट की सेम ही मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो एंट्रेंस फाइट करके अगर आया है इंटरव्यू तक, तो तुक्केबाजी में तो आया नहीं है, सब पढ़ के आए हैं। और जेलों के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस भी आते हैं, वो इतने को ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे हर सब्जेक्ट के अंदर। बस वहां पे आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने कैसे निकल के बाहर आ रही है, दैट इज द की। ठीक है, क्योंकि सबको जवाब पता होंगे। और जेलों के अंदर अगर मैं कॉन्स्टी की बात करूं, अरे यार देख, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। अरे 5 मिनट में आ जाएगा। कुणाल जी, थोड़ा माइक बंद कर दो। तो जेलों के अंदर जो 1 से 51 ए है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज तक, यहाँ से आते हैं 80% क्वेश्चन। क्योंकि जो इन्विजिलेटर वहां पे बैठे होते हैं ना, जो बोर्ड के अंदर मेंबर्स होते हैं, उनको मेनली प्रोविजंस यही याद होते हैं। ठीक है, और ये मैं तुक्के से नहीं बता रहा, मेरे खुद के 3 दोस्त जो है वो जेलो है आज। एक जोधपुर में है, एक जयपुर में है, एक अजमेर में है। तो मैं उन तीनों से बात करके ही आपको यहाँ की आज की क्लास कन्वे कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मैंने समझ पाया ना उनके इंटरव्यू से, वो ये था कि मेनली क्वेश्चन 1 से 51 ए तक ही पूछते हैं वो, कि भाई ये फंडामेंटल राइट कौन सा है, ये कहाँ से आया है, ये क्या है क्या नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस एक क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सपोज करो आप डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, ठीक है, और कोई केस है गवर्नमेंट का जिसमें अपील फाइल हो सकती है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो कलेक्टर है, और जो मिनिस्टर है, वो चाहते नहीं है कि अपील फाइल हो। लेकिन आपको दिख रहा है कि इसमें अगर अपील जाएगी तो कोई ना कोई रिलीफ तो मिल ही सकता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? है ट्रिक क्वेश्चन। फंस गए, क्योंकि ना तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जा सकते हो, ना ऑफिसर्स के अगेंस्ट जा सकते हो, और आपको दिख भी रहा है कि अपील फाइल इसमें हो सकती है। उस टाइम पे आप क्या जवाब दो? तो आपको उस सिचुएशन के अंदर इस तरीके से ही बोलना है कि सर मैं पूरा अपना एक कंप्लीट ब्यौरा बनाऊंगी, जिसमें अपील क्यों फाइल होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग में सारी डिटेल्स इन डेप्थ के अंदर मैं बना के ऑफिसर्स को दूंगी। उसके बाद उनको मैं समझाने की कोशिश भी करूंगी कि अगर इसमें अपील फाइल होती है तो इसमें जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा है, और इसमें सरकार का फायदा होगा। उसके बाद सर जैसा वो चाहे। कट टू शॉर्ट, आपने अपना काम पूरा कर दिया, आगे वालों की ठेकेदारी आपकी नहीं है। ठीक है, आगे वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो मेन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने का उनका जो मेन फोकस रहता है ना, वो ये रहता है कि क्या आपने आपका काम ईमानदारी से किया है कि नहीं किया। आगे तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उनके ऊपर है। आपने क्या, आपको क्या करना चाहिए था उस टाइम पे, और आपने क्या किया है उस टाइम पे। दूसरी चीज, आपके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर रहेंगे ना, वो याद रखना थोड़े से गवर्नमेंट ओरिएंटेड ही होने चाहिए, क्योंकि आरपीएससी गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, गवर्नमेंट ही चलाती है उसको। जुडिशरी गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, वहां पे आप अपना इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन आरपीएससी के अंदर, गवर्नमेंट बॉडी के अंदर, तो आपको थोड़ी सी सरकार के फेवर में ही चीजें की तरफ बोलनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर आप सरकार के अगेंस्ट जाओगे तो वो 3 मेंबर छिड़ जाएंगे। ठीक है। तो इसका कोई एक जवाब आप देख लेना टाइम गैप को लेके, कि आपने 2 साल 3 साल 1 साल क्या किया, किस टाइम पे क्या कर रहे थे आप, और इतना टाइम आपको क्यों लगा, कहीं पर नौकरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो सवाल पूछेंगे आपसे। ठीक है। इसके अलावा है आपका ड्रेसिंग अटायर। आरजेस के अंदर तो ड्रेसिंग अटायर एकदम फिक्स होता है कि जो मैन होता है वो तो ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहन के ही जाएगा। इसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन आरपीएससी में ऐसा कुछ वो स्पेसिफाई करते नहीं है हर साल। लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप सूट पहन के ही जाओ, अगर मैन है तो। और विमेन है तो सलवार भी चलेगा और साड़ी भी चलेगी। ठीक है। तो जितना, और ड्रेसिंग अटायर के अंदर भी आप कलर ऑप्शन वो चूज करना जो पेस्टल वाले होते हैं, जो लाइट कलर होते हैं, चुभने वाले नहीं है। क्योंकि देखो, इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ नॉलेज के बेस पे नहीं चलता, इंसान की पर्सनैलिटी देखते हैं। तो पर्सनैलिटी के अंदर सिर्फ उसके बोलने का तरीका या उसकी नॉलेज ही नहीं देखते। जैसे ही वो रूम में एंटर होता है ना इंटरव्यू देने के लिए, जैसे रूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले पूछ के एंटर होते हैं कि सर मे आई कम इन या मैम मे आई कम इन। फिर वहां पे आपके सामने चेयर पड़ी होगी, तो आपको चेयर में भी ऐसा नहीं कि वहां जाते ही आपको चेयर पे बैठना है। कभी गलती मत करना ये वाली। वो आपको बोलेंगे कि प्लीज सिट, उसके बाद थैंक यू सर, उसके बाद चेयर पे बैठना है। ऐसा नहीं कि आप कैजुअली रूम के अंदर घुसे, रूम के अंदर घुसने के बाद आप तो हाँ भाई पूछो क्या पूछना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो, इन 4 5 लोगों को आप जितनी रेस्पेक्ट दोगे ना, उतना वो अपना मार्क्स में हाथ खोल के रखेंगे। और इन 4 5 लोगों को अगर रेस्पेक्ट नहीं दी और हल्का सा भी आपका एटीट्यूड एरोगेंट वे में आ गया, तो ये 4 5 लोग दिमाग खराब कर देंगे। ठीक है। फिर ये उल्टे सीधा क्वेश्चन भी पूछेंगे और मार्क्स भी नहीं देंगे। क्योंकि देखो, चाहे जज हो, उसे क्या चाहिए होती है? कमांड, रिस्पेक्ट। आरपीएससी के मेंबर सरकारी आदमी है, उन्हें भी क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। तो आपको रिस्पेक्ट ही तो देनी है 20 25 मिनट के लिए, तो उसमें बुराई भी क्या है? ठीक है। तो हर चीज जैसे आप रूम के अंदर हुए उनसे पूछ के, चेयर पे भी अगर बैठना है तो वो बताएंगे कि बैठना है नहीं बैठना है, वो अपने आप को अपना भी बोल देंगे प्लीज सिट सिट। ठीक है। उसके बाद आराम से इजीनेस होके ही वो आपसे क्वेश्चन पुटअप होना चालू करेंगे। और याद रखना, कभी भी क्वेश्चन स्टार्टिंग का लॉ पे नहीं आएगा, स्टार्टिंग का क्वेश्चन इन पे ही आएगा। अपने बारे में बताओ, अपने शहर के बारे में बताओ, और थोड़ा सा आप जिस शहर से बिलोंग करते हो ना, थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ जाना। जैसे मानो आप अगर क्या बोलते हैं अजमेर से बिलोंग करते हो, तो अजमेर में दरगाह है, वो किस लिए फेमस है, वो किसकी दरगाह है। ठीक है। वो बेसिकली कॉन्वर्सेशन करेंगे, उनके दिमाग में होगा कि चलो टाइम पास भी कर लेंगे, पूछ भी लेंगे, और कैंडिडेट को भी असेस कर लेंगे कि कैंडिडेट सही में दिमाग वाला है कि नहीं है। तो आपके जो शहर की चीजें हैं, जो शहर की और सारी चीजें हैं, वो भी आप देख के जाना। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 एस्पेक्ट से आएंगे इस बार। एक तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 1 से लेकर 51A। दूसरा, इस बार अपने स्टेट में इलेक्शन हुआ है। ठीक है। और इलेक्शन बहुत बड़ी चीज है होना। तो इस बार इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आना कम, मतलब मेरे को लग रहा है कि हाई चांसेस है। तो इलेक्शंस वाले प्रोविजंस को ढंग से पढ़ जाना, जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं। इलेक्शन कमीशन कहाँ पे है? वैसे कहाँ पर है इलेक्शन कमीशन? 324। ठीक है।
एक इलेक्शंस वाला हो गया, जिसमें इलेक्शंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मानो अगर आज इंटरव्यू है और अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, क्या जवाब दोगे? आपको बोलना है कि सर, द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज अशोक गहलोत, बट ही इज द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। ही हैज रिजाइंड जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और अभी नया जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट नहीं हुआ है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कभी भी जो संवैधानिक पोस्ट है वो कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अभी का जो चीफ मिनिस्टर है वो अशोक गहलोत ही है। पोस्ट कोई खाली नहीं होती कभी भी, ना अभी कोई पोस्ट खाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नर चलाएगा तो फिर तो गवर्नर रूल हो गया वो। और गवर्नर रूल कब होता है? जब इमरजेंसी होती है, स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है। लेकिन राजस्थान की स्टेट मशीनरी थोड़ा फेल हुई है अभी अपने। इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी जीत गई, लेकिन फिर भी जब तक बीजेपी का कोई लीडर सीएम नहीं बनता तब तक अशोक गहलोत ही संभाल रहा है। अब अगर आपसे पूछ ले कि ये संविधान में किस आर्टिकल में दे रखा है कि केयर टेकर सीएम होना चाहिए? रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ इसलिए। ठीक है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि केयर टेकर सीएम ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। ये बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे वो सीएम की हो, चाहे वो किसी की भी हो। गवर्नर की खाली फिर भी थोड़े टाइम के लिए रह सकती है, लेकिन उसमें भी कोई एक्टिंग गवर्नर बन के रहता ही रहता है, या फिर किसी दूसरे स्टेट के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दे देते हैं कि जब तक गवर्नर नहीं बनेगा तब तक आप इस स्टेट का भी एडिशनल चार्ज संभालो। तो उस टाइम पे वो भी एक्टिंग हो जाता है। ठीक है। लेकिन कभी भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि भाई इस टाइम पे एक्टिंग चीफ मिनिस्टर कौन है, और क्या मतलब, सॉरी, इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप बोलोगे अशोक गहलोत। तो वो आपसे पूछेगा कि सर वो तो अब रिजाइन कर चुके, क्या रेजिग्नेशन के बाद भी चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं क्या वो? तो आपको बोलना है कि सर जब तक नया लीडर या नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होता, जो विनिंग पार्टी है, तब तक तो सर जो प्रिसीडिंग चीफ मिनिस्टर होता है वही केयर टेकर के तौर पे काम करता है स्टेट मशीनरी का। तो वो आपसे पूछेगा कि क्या जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या क्या डिसीजंस ले सकता है स्टेट के अंदर। फिर आप क्या बोलोगे? लेकिन वो तो अब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं ना। केयर टेकर का मतलब क्या होता है? सिर्फ संभालना, जब तक इसका कोई असली अकदार ना आ जाए। तो पावर्स की अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना सिर्फ दो तरीके की पावर है, इसके अलावा और कोई पावर नहीं है। एक तो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखना, और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। इन दो के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता वो। जैसे कि क्या नहीं कर सकता? कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है। अपॉइंटमेंट कोई मेजर होगी वो नहीं कर सकता। अगर कोई नेसेसिटी वाली है, जहाँ पे करनी ही करनी है, काम अटक रहा है, वहां फिर भी कर सकता है। कोई मेजर मतलब स्टेट की कोई भी, ना तो मेजर पॉलिसी, ना मेजर लॉ, ना बजट का कोई काम, ना फंड्स अलोकेशन का कोई काम, ना ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई काम, ये सारे काम वो नहीं कर सकता। एक्टिव रोल उसका नहीं, उसको रिकमेंडेड होता है कि मत करो। लेकिन अगर फिर भी कर ले तो, मानो अशोक गहलोत इस टाइम पे कोई एक बढ़िया पॉलिसी अनाउंस कर दे, फिर उसका क्या होगा? और आप नए चीफ मिनिस्टर बन के आते हो तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा उसको खत्म करने के लिए? क्या आप खत्म कर सकते हो उसकी पॉलिसीज को? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जेलों के इंटरव्यू में। आप सोच रहे हो कि बेरेक्ट वाइज आएंगे, कुछ नहीं पूछने वाले बेरेक्ट वाइज। बेरेक्ट वाइज के अंदर फर्स्ट पॉइंट, तो उनको बोलना कि सर अगर वो कोई भी मेजर पॉलिसी मेकिंग लेता है या कोई भी मेजर प्रिंसिपल, अगर वो कुछ भी चीज कर रहा है,
तो वो सारे के सारे सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। देखो आपको वहां पे, मैं जैसे दोबारा बोल रहा हूँ, जज नहीं बनना है। आपको सिर्फ सही चीज बतानी है वहां पे। आप खुद क्या सोचते हो उस पे ज्यादा तवज्जो नहीं। क्या चीज सरकार की मशीनरी की फंक्शन का पार्ट है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर, अगर फिर भी अगर केयर टेकर सीएम अगर कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेता है या फिर कोई मेजर अपॉइंटमेंट करता है, तो सर वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट पर है। अगर जुडिशरी को लगेगा कि वो चीज उसने गलत करी है, तो जुडिशरी उसको स्टक डाउन कर देगी। बस, मामला सॉल्व वहीं पर ही। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि डीपीएसपी कहाँ से ली है हमने। आयरलैंड से ली है। तो डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है कि नहीं इन्फोर्सेबल है? क्यों इन्फोर्सेबल नहीं है? डायरेक्शंस गिवंस टू द स्टेट। बट अगर कोई इन्फोर्स कराना चाहे तो करवा सकता है क्या? और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इन्फोर्स नहीं करवा सकते इसको? 37 में लिखा हुआ है सर कि 37 में। डीपीएसपी को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। वैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या जवाब दोगे? आपका भी है ना इंटरव्यू? अच्छा, तो इधर आ जाओ ना। हाँ। तो गाइडलाइंस अगर स्टेट के लिए होती है तो वो किस चीज में गाइडलाइंस होती है, कब काम आती है वो गाइडलाइंस? ये भी आंसर ठीक है, लेकिन डीपीएसपी का जो मेन रोल आता है ना, ऐसा बोला जाता है कि जब भी सरकार कोई नया कानून बना रही है, फंक्शनिंग के टाइम पे डीपीएसपी का मुझे नहीं लगता इतना कोई रोल होता है, क्योंकि फंक्शनिंग तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया आपके एक तरीके से। लेकिन सरकार जब भी कोई नया कानून बना रही है लोगों के हित के लिए, तो कानून बनाने के टाइम पे उसको डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। सरकार बाउंड नहीं है कि डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे या ना करे, लेकिन ध्यान जरूर रखे और जितना हो सके इनको इम्प्लीमेंट करने की ही कोशिश करे। ठीक है। एक दो सवाल और है मेरे पास। अच्छा, अपने स्टेट्स कितने हैं अभी? हैं? सर 38। और यूटीज? 7, 8। 8, 10। 9? 8। एक बताओ। 10 है सर। 10? चलो एक और आ गया, 7, 8, 9, 10। और तो अपने करंट में 28 तो स्टेट्स है, और यही 8 को निकाल के 8 यूटीज है। ठीक है। नई यूटी कौन सी बनी थी? JNK सर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जेएनके को दो भागों में बांट दिया था, लद्दाख और जो जेएनके वाला पार्ट है वो। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे।
क्या भारत की संसद एक सॉवरन बॉडी है? इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ सॉवरन बॉडी? पार्लियामेंट समझते हो? हम्म। क्या वो सॉवरन बॉडी है क्या? लगाओ दिमाग। यस। ओके। यस सर। सहमति? ओके। ऑनलाइन वालों, बताओ। इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ए सॉवरन बॉडी? सॉवरन बॉडी का मतलब समझते हो क्या आप लोग? मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, मदर ऑफ एवरीथिंग, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप कहते हो सॉवरन बॉडी है। अच्छा, पार्लियामेंट्री जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है अपन ने? यूके में और अपने इंडिया में कोई फर्क है क्या? सेम पार्लियामेंट्री है, लेकिन कुछ और डिफरेंस भी तो होगा। सर क्या वो? यूके में तो राजा जो ना वो संप्रभु होता है, यहाँ पे नहीं होता सर, यहाँ पे संसद होती है। क्या? एक यूके बार। में तो राजा का ही, राजा जो कह देता है वो ही संप्रभु है ना, लेकिन यहाँ संसद है। तो उसको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं क्या आप? भाई वहां पे जो रूल है वो किसका रूल है? क्राउन का रूल है। यूके का हेड कौन है अभी करंट में? नहीं पता? यूके का हेड नहीं पता? प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स थर्ड। और इससे पहले कौन था? इससे पहले का अगर नहीं पता तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि 90 साल राज करके गई है वो। क्वीन महारानी एलिजाबेथ। विक्टोरिया कौन है पता है आपको? विक्टोरिया वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ किंग चार्ल्स। नहीं यार, वो डायना थी मेरे हिसाब से। विक्टोरिया उससे पहले की थी। तो एलिजाबेथ सेकंड इससे पहले थी, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। उसके बाद जो किंग बने वो बने चार्ल्स थर्ड। ठीक है। और आप वहाँ का सिस्टम देखो, वैसे चलता हेरिडेटरी के हिसाब से ही है। तो किंग चार्ल्स को कितना वेट करना पड़ा किंग बनने के लिए? तकरीबन 75 साल। क्योंकि जब तक माता जी जिंदा थी तब तक तो वो बन नहीं पाते। उसके बाद जब एकदम बुढ़ापा आ गया तब उनको किंग बनना पड़ा। तो उस टाइम पे यूके के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, जिसमें लोगों ने बोला था कि चार्ल्स को किंग मत बनाओ, और किंग बनाओ सीधा उनके बड़े बेटे को। उनका नाम क्या है? छोटे वाले का नाम तो हैरी है, और बड़े वाले का नाम मैं खुद भूल गया। ठीक है। तो जो यूके की जो पार्लियामेंट है, क्या वो भी सॉवरन है? अच्छा, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है कि अनरिटन है? सर अनरिटन। आप कहते हो कि अनरिटन है। ठीक है, मान लेते हैं। तो जिस जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ही अनरिटन है, तो वहां पे सुप्रीम कौन हुआ? सर किंग। पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई। पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट। अपनी इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है कि अनरिटन है? पार्लियामेंट किसके द्वारा बनाई गई है?
सर संविधान सभा के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हमने बनाया। असेंबली असेंबली मत बोलना गलती से भी। कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रियम्बल स्टार्ट किससे हो रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? हमने बनाया है। असेंबली के मेंबर के थ्रू हमने उनको वहां पे भेजा और उनको बोला कि जाओ हमारा संविधान बनाकर आओ। लेकिन एक्चुअली में अगर प्राइमा फेसाई देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है, उन लोगों ने नहीं बनाया। तो पार्लियामेंट कहां से निकल कर आई बाहर? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हमने। तो सॉवरन कॉन्स्टिट्यूशन हुई या पार्लियामेंट हुई? यही जवाब है। तो इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो सॉवरन बॉडी? नो। क्योंकि ये क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जिंदा हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन से, ये चल रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं करेगी। इसको जो भी काम करना है अंडर द रूल्स ऑफ, अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ही नहीं है तो इससे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस। सर ऐसा बोल सकते हैं कि संविधान संप्रभु है। हम्म। संविधान संप्रभु है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। अपने भारत के अंदर संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी इंसान हो इस दुनिया का। ठीक है। सबको अगर काम करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर करना है। सबको अगर कोई भी चीज अगर करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही करनी है। तो अपनी इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर चीज के बारे में बता रहा है कि तुम ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे, तुम ऐसे बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे, प्रधानमंत्री बनेगा, कितने टाइम के लिए बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। ठीक है। याद रहेगी ना ये चीज अब? एक क्वेश्चन आपके आ सकता है इंटरव्यू के अंदर। सुना है क्या इसका नाम? डीलिमिटेशन। सर विमुद्रीकरण, हम्म। नोटबंदी सर। कौन से आर्टिकल में है ये डीलिमिटेशन? क्योंकि अब होने ही वाला है डिलिमिटेशन। इसका कॉन्सेप्ट पता है क्या डिलिमिटेशन का? ईमानदारी से पहले आर्टिकल बता देता हूँ। किसी को आर्टिकल पता है क्या इसका? हम्म। आर्टिकल 82। आपके राजस्थान में कितनी सीट है लोकसभा की? 25। और ये 25 सीट डिसाइड कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो आपकी जो 25 सीट है ये कब से चलती हुई आ रही है? सर 2001। 1976 की पॉपुलेशन को आधार मान के हमारी जो लोकसभा की सीटें है राजस्थान की वो 25 डिसाइडेड है। और आपके आर्टिकल 82 के हिसाब से जो डिलिमिटेशन होता है वो हर 25 साल में होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेगी। 25 थी ये। अब 1976 में राजस्थान की पॉपुलेशन मानो अगर 50 लाख थी तो आज की डेट में 2 करोड़ तो है। ठीक है। तो 2 करोड़ के हिसाब से सीटें ये जो 25 है ये कम से कम 100 तो होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इसको बढ़ा ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? और जो डिलिमिटेशन है वो इस साल के लिए ड्यू था, अगले साल के लिए ड्यू है शायद। सर 1971 था सर, आर्टिकल 82 में। और 2026 लास्ट ईयर होगा ना सर।
हाँ 2026 तो लास्ट है, 1971 है क्या? यस सर। हाँ 1971। ठीक है। तो आपके 1971 का जो सेंसस था जिसमें पॉपुलेशन निकाल रही हुई थी, उसके हिसाब से आपका सारी एलोकेशन ऑफ सीट्स डिसाइडेड हो रखी है। ठीक है। अब अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा रीजनिंग लगा के सोचना और जवाब देना। 1971 के बाद आर्टिकल 82 के हिसाब से हर 25 साल में डिलिमिटेशन होना कंपलसरी है, ताकि सीटों का अलोकेशन बराबर प्रॉपर तरीके से रहे। लेकिन हमारी जितनी भी सरकारें रही है भारत सरकार की, वो हर 25 साल में इसको और 25 साल के लिए बढ़ाती हुई चली गई। और लास्ट अब 2026 आया है, तो सरकार के पास दो ऑप्शन है कि या तो और 25 साल के लिए बढ़ा दे या फिर डिलिमिटेशन कर ही दे। तो सरकार की जो इस बार इंटेंशन शो हुआ है, वो हुआ है डिलिमिटेशन का। ठीक है। अब हुआ क्या था कि जब डिलिमिटेशन 1971 के बाद हो रहा था, तो जितने भी आपके साउदर्न स्टेट्स है ना, उन्होंने आके प्रोटेस्ट कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट करके बोला कि सर, अगर जनसंख्या के हिसाब से ही अगर आपको सीटें बढ़ानी थी, तो सर हमने तो 25 साल में हमारी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत कंट्रोल करके रखा है। जो दो बच्चे वाला सिस्टम था वो सबसे पहले साउथ में ही चालू हुआ था, उसके बाद बाकी इंडिया ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा समझदार है वो। तो उन्होंने अपनी जनसंख्या को एकदम कंट्रोल में रखा। तो जब 1971 के बाद जब 25 साल के बाद जब डिलिमिटेशन की बात आई, तो ये हुआ कि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा है उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा लोकसभा राज्यसभा में। जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको कम मिलेगा। तो जो साउथर्न स्टेट्स थे और ईस्टर्न स्टेट्स थे, उन्होंने आके सरकार को बोला कि सर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप, हम क्योंकि हमने तो देश को सोच के, देश को मान के हमारी जनसंख्या को एकदम मिनिमम पे रखा, ताकि ज्यादा जनसंख्या ना बढ़े, ज्यादा तकलीफ ना बढ़े लोगों को। अब आज जब डिलिमिटेशन की बात आ रही है तो आप जनसंख्या को आधार मान रहे हो। तो हमने ऐसा कौन सा पाप किया? क्योंकि आप देखो यूपी बिहार के अंदर पॉपुलेशन एक्सेसिव बढ़ गई 25 से 50 सालों में। ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन का ठिकाना नहीं है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा ना। एक जगह पे जहाँ यूपी बिहार हो और एक जगह पे जहाँ आंध्र प्रदेश हो, या फिर ऐसे मान लो तमिलनाडु हो, या फिर केरला हो, तो फर्क तो पड़ेगा। भाई जहां पे यूपी की, सपोज करो, एग्जैक्टली सीट्स मुझे नहीं पता, यूपी की सपोज करो आज की डेट में अगर 100 सीटें हैं, तो डिलिमिटेशन के बाद तो ये 250 हो जाएगी। और केरला की अगर आज 8 सीटें हैं, तो डिलिमिटेशन के बाद ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 या 14 हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन तो खराब ही हो गया। समझ गए ना आप बात में क्या समझा रहा हूँ? तो सरकार क्या कर रही थी, हर 25 साल को लेकर टाल रही थी। इस बार लेकिन डिलिमिटेशन होने के चांस हो रहे हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि किस किस हिसाब से होना चाहिए, तो आप क्या जवाब दोगे? लेकिन फिर आपसे वो पूछेंगे कि क्या फिर ये अन्याय नहीं होगा उन एजुकेटेड स्टेट्स के साथ, जिन्होंने देश हित को सोचते हुए, देश का इंटरेस्ट सोचते हुए अपनी पॉपुलेशन को एकदम मिनिमम में रखा। भाई चाहते तो वो भी इनकरेज कर सकते थे लोगों को, क्योंकि यूपी बिहार में एक्चुअली में हुआ था। जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, उन्होंने लोगों को भाषण देके भड़का के एक्चुअली में इनकरेज किया था बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए। तो यूपी बिहार में अगर आप आज भी देखो, आप तो लालू यादव को ही देख लो, मिनिमम 10-12 बच्चे तो है। और यूपी बिहार में आपको ऐसे परिवार बहुत कॉमन मिलेंगे जिसके घर में 5 6 10 15 बच्चे हो ही हो, एक ही कपल से। लेकिन अगर आप साउथर्न स्टेट्स में जाओगे तो वहां आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे ये चीज। तो आपसे क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना कि भाई इन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया। तो इसके आधार पे अगर आप के ऊपर आए फैसला करने के ऊपर, तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे इस चीज को? क्योंकि करंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। जिसका भी दिन खराब हुआ उससे पूछ सकते हैं।
देखो, इसका करेक्ट आंसर परफेक्टली तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मैं जितना रीजनिंग के हिसाब से सोच पा रहा हूँ ना, वो ये है कि आप वहां पे ये चीज कह सकते हो कि सर वैसे तो हमारे संविधान के अंदर जो बता रखा है प्रोसीजर, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बता रखा है, लेकिन सर जो करंट चीजें हैं, क्योंकि सर हमारा जो संविधान है वो एक तरीके से स्टैटिक नहीं है, कि एकदम रिजिड नहीं है, वो डायनेमिक फॉर्म में काम करता ही करता है। ठीक है। तो डायनेमिक को अगर ध्यान में रखा जाए और संविधान की चीजों को ध्यान में अगर रखा जाए, तो सर हमें इस प्रपोर्शन के साथ सीटों को डिलिमिटेशन करना होगा, ताकि दोनों स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो। ठीक है। जितना प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में यूपी बिहार का हो रहा है, उसी के इक्वल एस्पेक्ट में, इक्वल इक्वल प्रपोर्शन में, सर हम ये नहीं कह रहे कि इक्वल सीट्स चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए वो, सिर्फ इस आधार पे कि उनकी पॉपुलेशन कम है। तो इसी तरीके से आपको उसका प्रैक्टिकल आंसर तोड़ के देना है। क्लियर है? चलो, अब फंडामेंटल राइट से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, तो ये बता दो अब अधिकारियों, कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होते हैं? सिर्फ प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में। तो आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में कैसे हो सकते हैं, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? सर ये तो राज्य के साथ साथ प्राइवेट पर्सन और संस्थाएं जो होती है अलग अलग, उनके तो विरुद्ध भी होता है। आपसे बिल्कुल सही है, चलो मान लिया आपकी बात मैंने कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में हो सकती है, लेकिन अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो, कि कौन से सर आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स आप इन्फोर्स करा सकते हो, जरा उन आर्टिकल्स के नाम बता दो। सर मैं बताऊं? हम्म। 15, 16, 19, 29 और 30। 15 क्या पूरा ही है? नहीं सर, 15 का क्लोज फर्स्ट है। फर्स्ट कैसे है? नहीं नहीं सर, सेकंड सेकंड है, 15 का क्लोज सेकंड। चलो, पहला तो हो गया 15 का क्लॉज सेकंड। यहाँ पे आप प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में रिट लगा सकते हो कोर्ट के अंदर। और 16 कैसे होगा मैडम? 19 कैसे हो सकता है? 19 भी नहीं है। अनटचेबिलिटी का नाम सुना है? वो क्या स्टेट के अगेंस्ट ही लगता है? एक 17 हो गया। और एक 18 क्लॉज 2 देख लो। आर्टिकल 23 क्या है, किसी को याद हो तो? तो वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही होता है, या फिर कोई प्राइवेट फैक्ट्री में भी काम कर रहा हो सकता है वो भी? और 24 है ना? 24 क्या है? सर वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सर वो तो वो भी जोखिम है। प्राइवेट के अगेंस्ट अप्लाई हो सकता है?
तो ये 5 आर्टिकल है जो स्टेट के अलावा प्राइवेट पे भी एप्लीकेबल होते हैं, और आप रिट इन पांचों में किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में लगा सकते हैं। इन आर्टिकल्स को ध्यान सर में इसमें रखना। 21 भी आएगा सर, 21 क्या? भी आएगा। कौन सा? आर्टिकल 21। 21? मैडम 21 कैसे होएगा, मेरे को थोड़ा सा रीजनिंग दो। क्या प्राइवेट पर्सन के पास प्रोसीजर सर स्टैब्लिश बाय लॉ से कोई भी लॉ बनाने की पावर होती है क्या? 21 क्या बोल रहा है? नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो जहां पे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ने कर रखा है वहीं आप किसी की लिबर्टी डिप्राइव कर सकते हो। ऐसे कोई प्राइवेट आदमी अगर किसी की लिबर्टी डिप्राइव कर दे, तो मैडम उसको फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस लग जाएगा। तो आपकी लिबर्टी को स्टेट के अलावा और कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता। तो 21 नहीं आएगा। सर 15(5) भी नहीं आ सकता क्या सर? 15(5)? हाँ जी सर, वो मतलब प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके लिए भी तो 5 आ सकते हैं ना? 15(5) की अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी और सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 शाल प्रिवेंट द स्टेट। जब बात स्पेसिफिकली स्टेट की कर रखी है तो फिर प्राइवेट पर्सन को कैसे इंक्लूड करोगे आप? और आपको क्या लगता है कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले एससी एसटी के लिए या ओबीसी के लिए रिजर्वेशन बनाएंगे प्राइवेट कॉलेज के अंदर? वो बना ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उनको तो सरकार उल्टा फोर्स करती है। अभी आज जब राइट टू एजुकेशन अप्लाई हुआ था अपने भारत में, तब कितनी प्राइवेट स्कूल्स ने कितना नाराजगी दिखाई थी, कितने प्रोटेस्ट हुए थे कि हम क्यों हमारी 2 सीट 3 सीट खराब करें, हम क्यों सीट दे। लेकिन सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्टली और स्पेसिफिकली लागू किया, तो आज जाके लागू हो ही रहा है वो। हर स्कूल के अंदर राइट टू एजुकेशन के अंदर सीट्स रिजर्व करना कंपलशन है हर स्कूल के लिए। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके संविधान के अंदर 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो अपने आप में एक पनिशेबल भी है, अगर वो कोई अपराध करता है उन 2 आर्टिकल के लिए, तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी बन के बाहर आती है। तो वो कौन से आर्टिकल्स है? सर 16 और 24। 16 और 24। तो 16 17 कैसे है और मैडम? 23। क्या? 17 और 23। 17 और 23? हाँ, पनिशेबल है ना, वो कोई भी करता है तो। बिल्कुल। अब आपसे पूछ ले कि क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? मतलब कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। कब हो सकते हैं सस्पेंड? कौन सी इमरजेंसी? कौन से आर्टिकल में? ठीक है, और तो उसमें सर सस्पेंड कौन 369 से में। हो जाते हैं और कौन से नहीं होते? सर 19 हो जाता है और 20 और 21 में। 20 और 21 बच जाते हैं, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। और ये कौन से अमेंडमेंट से आया था कि 20 और 21 को, 20 और 22? हाँ नहीं, 20 और 21, 20 और 21, और 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते, ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? बिल्कुल सही है, 44th अमेंडमेंट से आया था कि 20 और 21 जो आर्टिकल है वो सस्पेंड नहीं हो सकते। और किन 2 लोगों के ऊपर फंडामेंटल राइट्स कभी भी अप्लाई नहीं होते?
चाहे इमरजेंसी हो या नहीं हो। एक तो आर्म्ड फोर्सेस और एक मार्शल लॉ। अपना जो भारत का संविधान है वो फेडरल है या क्वासी फेडरल है? क्यों है? क्या उसके ऐसे फीचर है कि जो उसको वो क्वासी फेडरल बना देता है? फेडरल क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ। सर फेडरल में सर सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, जबकि क्वासी फेडरल में स्टेट्स में भी शक्ति दी गई है सर, आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग। तो सर इसलिए सर इसको अपन क्वासीफाइड फेडरल में लेके जाएंगे सर। अच्छा, और इसके अलावा? सर राज्य अपने मतलब ये तीनों अनुसूचियां दी गई है, जैसे समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग राज्य भी अपने लिए कानून बना सकता है, तो इसलिए अपन इसको क्वासीफाइडर मान सकते हैं सर। बिल्कुल सही है। तो क्वासी फेडरल के एक बार फीचर्स जरूर देख के चल जाना कि क्यों अपना जो संविधान है वो फेडरल और क्वासी फेडरल के नेचर के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले वो कि कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं? सर 15, 16, 19, 29 और 30 सर, ये सर सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है सर। और इसके अलावा जो राइट टू वोट वगैरह है वो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं या फिर नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं? सर वो ओनली सिटीजन के लिए है सर। और इलेक्शन लड़ने का जो राइट है वो सिटीजन्स का है कि नॉन सिटीजन्स का है? सर वो भी सर सिटीजन के लिए ही है सर, 326 के अकॉर्डिंग सर। ठीक है। तो कुल मिला के एक तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है वो देखना है 1 से 51A। एक आपको देखना है इलेक्शंस। एक आपको देखना है करंट कंटेम्प्ररी टॉपिक्स। अब करंट कंटेम्प्ररी टॉपिक्स कौन से रहेंगे? आजकल एक जहर चल रहा है मार्केट में जिसका नाम है, सुना है नाम? ये अब चैलेंज भी हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी इसकी हियरिंग स्टार्ट हुई नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है। तो इसके बारे में आपसे ओपिनियन ले सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरीके से वर्क करेगी ये, अपने भारत को इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा तो क्या होगा, और अभी इसके करंट स्टेटस क्या है। इन सब के बारे में आप प्रिपेयर रहना, एआई के बारे में। इसके अलावा ध्यान रखना न्यूज़पेपर्स में जो भी चल रहा है ना, आपका इंटरव्यू सपोज करो शेड्यूल्ड है 1 फरवरी। तो अब इंटरव्यू अब मेरे हिसाब से सुबह 8-9 बजे तो होता नहीं होगा, थोड़ा लेट ही होता होगा। आप याद रखना। हाँ, तो आप याद रखना 1 फरवरी से पहले 2 मंथ्स जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर हलचल हुई है, चाहे वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को लेके हो,
चाहे वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो करंट कोई टॉपिक चल रहा हो देश के अंदर, वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ के जाना। और गारंटी मैं आपको एक चीज की दे रहा हूँ कि जो आपसे 15 सवाल आएंगे ना, उसमें से एक सवाल तो दो 1 फरवरी के पेपर में से आएगा। क्योंकि बोर्ड के मेंबर है, सुबह अखबार पढ़ के आए, दिमाग में 70 चीजें आई कि मैं पूछ लेता हूँ क्या है। ठीक है भाई, वो घर पे सुबह आराम से चाय वाय पी के अखबार तो पढ़ेंगे ना। तो अब उनको तो कोई लिस्ट देते नहीं है कि आपको ये सवाल पूछने हैं। वहां तो उन्हें खुला छोड़ देते हैं कि पूछो जो पूछना है, उसके बाद नंबर दे देना। तो जो इंटरव्यू से पहले के 1 वीक के जितने भी अखबार है ना, उनको भैया घोट के पी जाना। और उसमें जो जो आपके इश्यूज निकल के बाहर आ रहे हैं ना, चाहे किसी भी चीज के हो, चाहे वो सरकार के हो, चाहे वो इंटरनेशनल के हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट में हो, सब ढंग से देख के जाना। और स्पेशली हिंदी अखबार, दैनिक भास्कर या पत्रिका, उस टाइम पे क्या इश्यूज चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा, देखो एक चीज तो दिमाग में रिलैक्स हो जाना, ज्यादा केस लॉ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, आप सोचो कि आपसे कोई केस पूछ ले तो, कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग जो बैन हुई थी वो कौन से केस में हुई थी। तो इतना दिमाग में लोड मत पालना, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 4 क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन में से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 4 के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर्सनल के आएंगे। बाकी के क्वेश्चन आपके जो मेजर आएंगे वो या तो सीआरपीएफ में से आएंगे या एविडेंस में से आएंगे। लिमिटेशन में से उनका मूड हुआ और टाइम हुआ तो पूछ लेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपको इंटरव्यू पे नंबर भी कौन सा है। मानो अगर आपका नंबर स्टार्टिंग स्टार्टिंग का है, तब तो अच्छी ग्रिलिंग हो सकती है। लेकिन आपका नंबर अगर थोड़ा मिड या थोड़ा बाद का है, तो फटाफट भी निमट के आ सकते हो। ठीक है, तो वो 15 मिनट है आपके पास। उस 15 मिनट में आप जितना आपकी चीज को यूटिलाइज कर सकते हो, जितना आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने दिखा सकते हो, उतना बेटर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक आप देख के जाना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर देखा जाए तो इलेक्शंस मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आप इलेक्शन के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव रिलेशन है वो भी ढंग से देख के जाना। एग्जीक्यूटिव पावर्स लिख लो उसको शायद। इसके अलावा अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, लिख लो, ये घर जाके करना ही करना है। नेक्स्ट इन लाइन कौन है? वो। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उस टाइम पे कौन है? इसके अलावा जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सीएम, गवर्नर, पीएम तो खैर चेंज ही नहीं होगा उस टाइम तक तो इन सब की भी आप ध्यान में रख के जाना। वहां पे जाके आलिया भट्ट नहीं बनना है कि गलत जवाब देकर आ जाए या कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आ जाए, है ना। और ट्रिपल तलाक भी एक बार देख के जाना, लिख लो ये। इसके अलावा आपके सुप्रीम कोर्ट में एक नया इशू निकल के बाहर आया है, जो अब देश में जल्दी से लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ सकता है। इसमें आपके व्यूज क्या है? इसके अलावा एक और आपके सामने इशू आ सकता है, जो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये टॉपिक भी ढंग से देख के जाना, इसमें आपके व्यूज क्या है क्या नहीं है। और एक चीज का वापस ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक आप देख के जा रहे हो तो अपना जजमेंट वहां पे मत देकर आना। आपको उस टॉपिक को बैलेंस करके ओपिनियन देकर आनी है, कि अच्छा भी है, बुरा भी है। ठीक है, इस टाइप की चीज।
एक तरीके से फोर्स आर्ग्यूमेंट वहां पे नहीं देना है कि नहीं सर ये तो होना ही चाहिए, ये तो बर्बाद है दुनिया। वो सब वहां पे कुछ नहीं करना है ऐसा आपको। हमेशा आपका जो जवाब होना चाहिए वो बैलेंस वे में होना चाहिए, कि आप चीजों को कितना बैलेंस कर पा रहे हो, क्योंकि तभी आप एक अच्छे अधिकारी बनोगे उनकी नजरों में। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चालू होने वाली है क्रिप्टो के ऊपर। इसको थोड़ा सा देख जाना। और अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में और बताऊं तो ज्यादा आपको कहाँ देखना, देखो 51A तक तो घोट के पी के जाना, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी, है ना। एक सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी देख के जाना। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बार देख जाना। तो अगर किसी को अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का 368, तो उसको इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है पार्लियामेंट में? विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, लेकिन इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है? जो सरकार के आदमी हैं वो ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेंबर कर सकता है, या फिर कोई स्पेशल जो मिनिस्टर बना रखा है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूनियन के अंदर, सिर्फ वो इंट्रोड्यूस कर सकता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368। 368 तो आप जानते ही हो, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करवाना है तो उसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा, सवाल ये है। हाँ, ऑनलाइन। सर किसी भी सदन में विधेयक स्थापित करके करते हैं सर। किसी भी, करता कौन है? किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधेयक पूरी स्थापित करके करते हैं सर। कौन कर सकता है? मेरे को समझ नहीं आया आपको। सर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के अंदर लाया जा सकता है ये विधेयक। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात सही है कि लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन ला सकता है? जो स्पेशल जो यूनियन मिनिस्टर है वो ही ला सकता है, या फिर जो सरकार में बैठे हुए एमपीज है वो ही ला सकते हैं, या फिर ऑपोजिशन का ला सकता है? ला कौन सकता है? सर मंत्री और कोई प्राइवेट पर्सन भी ला सकता है। ओनली मिनिस्टर्स? आप भी तो ये बोल के मत आ जाना, ठीक है। संसद के अंदर कौन लोग बैठते हैं? फिर दिमाग चलाओ। लोकसभा के अंदर कौन लोग बैठते हैं? इलेक्टेड मेंबर। किसने भेजा है उनको वहां पे? हमने भेजा है, वी द पीपल लोगों ने भेजा है। तो कोई भी ला सकता है ना फिर तो। भाई किसी भी मेंबर को अगर कोई भी चीज, किसी भी एमपी को कोई भी चीज अमेंड करानी है तो उसको जाके इंट्रोड्यूस ही तो करना है। पास करने का काम ही तो है पार्लियामेंट का। इंट्रोड्यूस तो कोई भी कर सकता है। तो ये क्यों दिमाग में लाते हो कि यूनियन मिनिस्टर ही ला सकता है, या फिर इसमें क्या बोलते हैं सिर्फ जो पावर के अंदर है वही ला सकती है? ये तो फिर अपने सॉवरन बॉडी या फिर क्या बोलते हो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हुई, कि अगर जीतने वाली पार्टी अगर सिर्फ लॉ को चेंज कर सकती है, कोई भी कर सकता है। जैसे मैडम ने बोला प्राइवेट मेंबर बिल, कितने सारे कानून तो प्राइवेट मेंबर बिल से ही पास होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ का आज तक का? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई मन में सवाल किसी भी क्वेश्चन को लेके जो आपको लग रहा हो कि ये अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ सकता है तो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा? तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लो।
बाकी वो भी याद करके जाना, शेड्यूल। शेड्यूल की टेक्निक आपको पता है ना, कैसे याद करना है वो? मतलब आपको शेड्यूल याद है ना? नाम नाम याद है ना? आर्टिकल नंबर तो आपको याद रखने हैं, नंबर पूछते नहीं है, लेकिन नॉर्मली कोई भी चीज वो फेंक देते हैं उठा के, तो आपको आर्टिकल नंबर ध्यान होना चाहिए उस टाइम पे। और ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, ठीक है? दिमाग को ज्यादा भारी मत रखना, मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ। जेलों का इंटरव्यू है, बहुत लाइटली जाएगा, ठीक है? वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे आप मिलोगे इंटरव्यू के टाइम पे, आप देखोगे सब आपके बराबर के ही होंगे वहाँ पे, दिमाग के अंदर, ठीक है? बस जब आप इंटरव्यू रूम में जाओगे, वो 20 मिनट आपको तरीके से खेलना है। वहां पे अगर आप तरीके से खेल गए तो आप जेलो हैं। वहां पे अगर आप हड़बड़ा गए, देखो स्टार्टिंग में अगर आप रूम में जा रहे हो और थोड़ा सा अगर डिमोटिवेट भी हो गए या थोड़े से हड़बड़ा भी गए, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, गाड़ी वहां पे छूटी नहीं है। कहीं आप सोचो कि मैं तो एकदम परफेक्ट खेल के आऊंगी, वो नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ। नहीं, और किसी भी कोर्ट में अलाउ नहीं है। 226 के अंदर तो हाई कोर्ट में, 32 में सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इन दोनों में बॉर्डर कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन दिलाया, ठीक है। उसका रोल ज्यादा है, 32 का रोल बहुत लिमिटेड है। हाँ। इलेक्शन के अंदर सबसे पहले, हाँ, एक तो राजस्थान का इलेक्शन हुआ है, तो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं वो जरूर देख लेना यार। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं राजस्थान के, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, ठीक है? तो इलेक्शन के अंदर आपको इस तरीके से पढ़ना है कि इलेक्शन जो आपके हुए हैं उस टाइम पे सीएम जो बनता है वो कौन से आर्टिकल में बनता है, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है, इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी होती है वो कौन से आर्टिकल में है। इसके अलावा आपके ओथ वो अगर वो लेते हैं तो वो कौन से आर्टिकल में है, क्या चीज उनकी पावर्स के अंदर है वो कौन से आर्टिकल्स में है, बस यही चीजें देखनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखनी। ये तो आपको पता होगा ही कि अगर कोई भी आदमी जिसको कोई भी मिनिस्टर बना दे और अगर वो चुनाव जीता हुआ नहीं हो, तो उसे कितने टाइम में कुछ ना कुछ जीत के आना कंपलसरी है, 6 मंथ्स, ठीक है? राज्यसभा में कितनी सीट्स है? अरे, टोटल। और करंट कितनी है अभी? 245। 245 इसलिए है करंट, 5 सीटें छोड़ रखी है अभी। और वो किस लिए छोड़ रखी है बताओ? कल को अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर हमारे भारत में आ गया, तो उनको भी तो सीटें देनी है, उनके लिए 5 छोड़ रखी है अभी भी। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स बन के आते हैं ना राज्यसभा में, वो 245 ही बन के आते हैं, ठीक? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ। सर जैसे राजस्थान की लोकसभा में 200 सीटें हैं, तो अभी 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ है, एक हाँ, सीट पे नहीं हुआ है क्योंकि वो कोई था जिसकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल। सर ये इस बारे में कुछ पूछ ले तो इसका प्रोविजन क्या है काउंसिल? इसका प्रोविजन संविधान में नहीं है, इसका प्रोविजन इलेक्शन रूल्स में मिलेगा आपको, कि एक बार अगर किसी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और नॉमिनेशन फाइलिंग के बाद अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तो वो सीट वेकेंट रह जाती है, उस सीट पे इलेक्शन होते ही नहीं है। जैसे राजस्थान के अंदर इस बार जो चुनाव हुए थे वो 199 सीट्स पे हुए थे, 200 पे नहीं हुए थे, जबकि टोटल सीट्स हमारी 200 है। उसका कारण ये था कि पता नहीं वो कौन सा इलाका था, मैं नाम भूल गया। उस सीट के अंदर जो कैंडिडेट था ना, उसके प्रचार करने के टाइम पे ही उन भाई साहब की डेथ हो गई थी, तो इसलिए उस सीट को वैकेंट छोड़ दिया गया। अब जब भी नई सरकार बनेगी, उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकाल देगी और उस सीट पे इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अपने लोकसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? 5 सर 5 2 थोड़ी पाँच ना है। सौ तैंतालीस 543 नहीं है?
पहले सिर्फ 545 थी, 2 एंग्लो एंग्लो वाले इंडियन तो अब थी। अबॉलिश कर दिए ना। वोटिंग एज अपने पहले कितनी थी? 21 थी। कौन से अमेंडमेंट से 18 लाया गया उसको? 61st अमेंडमेंट। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऐसा कौन सा स्टेट है भारत में जिसकी लोकसभा के अंदर सिर्फ एक ही सीट है? लिख लो, दिमाग मत लगाओ। सिक्किम। हम्म, हम्म। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, चीजों को आप याद रखोगे। ठीक। 543। 552 था, उसमें 2 एंग्लो इंडियन थी। 550 रह गई थी। 550 में 7 अभी वेकेंट पड़ी है, 543 पे इलेक्टेड मेंबर बन के आ चुके हैं। और वही 7 सीट किसके लिए छोड़ रखी है? कल को अगर कुछ भी नया स्टेट अगर हम कहीं से लाते हैं तो हमें सीटें चाहिए ना, फिर हम कहाँ से लाएंगे एकदम से? कल को मानो भारत का मन हो गया कि पाकिस्तान को जीत कर आएंगे, तो फिर लाहौर और रावलपिंडी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सीटें तो चाहिए ना वहां के लिए भी। इसलिए ठीक है। कल की मेरी क्लास होगी नहीं होगी मैं बता दूंगा आपको। बाकी आपको सब समझ में आ गया आज का? कोई डाउट हो तो मेरे से और पूछ लेना। इसके अलावा अगर कल क्लास नहीं होती है तो बेस्ट ऑफ लक। मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या पोजीशन होती है। वैसे आप लोगों ने इससे पहले इंटरव्यू दिया है कहीं पे भी, मतलब एक्स वाई जेड जॉब के अंदर या किसी भी जगह के अंदर? अरे वेरी गुड। लास्ट टाइम जेलो का, तो उस टाइम पे क्या सवाल आए थे? बहुत सिंपल ही आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से भी 51 तक, 51 तक ही पूछते हैं। अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे भी ना जेलों के अंदर, तो वो पूछेंगे इस टाइम पे करंट टॉपिक्स पे, करंट कंटेम्पररी इश्यूज पे। उनका रिलेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बिठाना है बस। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उनके दो फायदे हो जाते हैं। टॉपिक तो एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, उसमें करंट की नॉलेज भी कंफर्म हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन भी कंफर्म हो गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज्यादा। जैसे आपसे ट्रिपल तलाक पूछ ले कि ट्रिपल तलाक समझते हो क्या आप क्या है, तो आप बोलोगे हाँ सर, तलाकुल बिद्दत एक प्रैक्टिस थी मुस्लिम लॉ की जिसमें इर्रिवोकेबल तलाक दिया जाता था। जो एक बार तलाक दे दे तो वो तलाक फिर वापस नहीं होता था। तो आपसे पूछ ले कि उसमें ऐसी दिक्कत क्या आती है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। पता है क्या वैसे? तलाकुल बिद्दत में दिक्कत ये थी कि कल को मानो अगर हस्बैंड और वाइफ को अगर वापस साथ में रहना है, दोनों को लगा कि अब गलती हो गई, अब ठीक है ठीक है। और तलाकुल बिद्दत में इतना स्ट्रिक्ट वाला मामला था कि अगर एक बार किसी ने तलाक 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 बोल दिया तो वो इररिवोकेबल डिवोर्स होता था। इररिवोकेबल का मतलब है कि अब अगर हस्बैंड वापस भी चाहे ना वाइफ को लाना, तो भी नहीं ला सकता। फिर इसका सोल्यूशन जो मुस्लिम लॉ में था वो ये दे रखा था कि अगर हस्बैंड को वाइफ वापस चाहिए तो उसका सोल्यूशन ये है कि वाइफ को रीमैरिज करनी पड़ेगी किसी थर्ड पर्सन के साथ। और जब वो मैरिज कंज्यूमेट होगी, ठीक है, उसके बाद वो जो हस्बैंड है वो तलाक देगा। उसके बाद वो जो पहला वाला हस्बैंड है वो शादी कर सकता है। हलाला नहीं बोलते इसको शायद, नहीं। हलाला दूसरा कॉन्सेप्ट है जितना मैं मेरे को ध्यान है। हलाला कॉन्सेप्ट शायद यही है मेरे हिसाब से। हाँ यही है। ये प्रैक्टिस थी उनकी हलाला। तो उसके अंदर ये होता था कि भाई ये जब आप चीज कंप्लीट करोगे तभी आप वापस उस हस्बैंड के पास वापस जा सकते हो।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी तलाकुल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था। अब आपके सामने तलाकुल बिद्दत का क्वेश्चन पूछ ले, तो पहली चीज तो ये पूछ ले कि इसका अभी करंट में क्या चल रहा है। तो आपको बोलना है कि सर इसका लॉ बन चुका है। तो फिर लॉ के बारे में बात आई, तो लॉ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये लॉ कहाँ पे बना है, पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर लॉ कौन से आर्टिकल में बनता है, तो आपको आर्टिकल बताना है। फिर आपको बताना है कि जब तलाकुल बिद्दत का लॉ पास हुआ था तो वो स्पेशल मेजोरिटी से हुआ था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हुआ था, सिंपल मेजोरिटी से हुआ था, वो आपको देख के बतानी है। तो ऐसे ही करंट टॉपिक के साथ रिलेशन बैठेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में से आएंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके यहीं से ही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अलावा टू बी वेरी फ्रैंक उनको नहीं ध्यान। जो वहां पे लोग बैठते हैं ना, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, वो बहुत ही साधारण नॉर्मल से सरकारी आदमी, 9 to 5 वाले आदमी होते हैं। तो 3 बार चाय पीते हैं, 2 बार समोसा खाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए उनको बिठाते हैं। तो इतना दिमाग में लोड मत लेना कि आप डिटेल में, इन डेप्थ में चीजें पढ़ के जाओ। बस करंट के अंदर आपको नॉलेज पूरी रहनी चाहिए, स्पेशली उस दिन का अखबार जिस दिन आपका इंटरव्यू है, वो अखबार के पूरी नॉलेज आपको होनी होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई हाथी घोड़ा काम नहीं है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा खुले दिमाग से जाना, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देकर आना। क्लियर है? थैंक यू सो मच।